गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक स्पेशल क्लास कंप्यूटर क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। यह कंप्यूटर क्लास वैसे बच्चों के लिए, वैसे लर्नर्स के लिए होंगे जो कंप्यूटर को स्टार्टिंग फेज से सीखना चाहते हैं। तो इस वजह से ये पहला क्लास है। ये पहली क्लास में आप लोगों को कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज दी जाएंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट्स कौन सा वर्क करता है, इसकी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद इस क्लास को एक सीरीज के माध्यम से स्टार्ट किया जाएगा जिसमें अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनेंगे। जहाँ जिस तरह की ज़रूरत होगी, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो होंगे, कई प्रकार के हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियो होंगे। इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे और इसके हर एक पार्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। और यदि बाय द वे इसके बावजूद भी आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो पुनः उस पर आपको वीडियो बना दिया जाएगा। तो इसलिए यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से होता क्या है कि आपका कुछ जाता तो नहीं है, आपको कोई पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है और इससे हम लोगों का उत्साह बढ़ता है। हम लोग के वीडियो बनाने का जो मेहनत हम लोग करते हैं उसका कुछ फ़ायदा मिल जाता है। इसलिए करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लग जाए, लगे कि ज़रूरी है, तो औरों को भी शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड कई प्रकार के, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो या अदरवाइज जो भी फील्ड है एजुकेशन का, सारे फील्ड के वीडियो आपको बना करके इस चैनल पर लोड किया जाता है। तो इसलिए करके आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंप्यूटर क्लास। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है, कंप्यूटर का जो मेन पार्ट्स होता है उसके विषय में जानते हैं। तो इसके सबसे पहला एक नंबर में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा इनपुट डिवाइस, फोर्थ में आउटपुट डिवाइस और फिफ्थ में स्टोरेज डिवाइस के विषय में जानेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू सीरियल एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो में बिल्कुल ध्यानपूर्वक, अगर हो सके तो कॉपी कलम भी ले लें, आप उसमें नोट करते जाएंगे कि इसके कौन से कंपोनेंट किस प्रकार वर्क करता है। तो फर्स्ट में आता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर इज ए फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। तो कहने का अर्थ क्या है कि हार्डवेयर कंप्यूटर का ऐसा फिजिकल डिवाइस, अर्थात फिजिकल डिवाइस का अर्थ हुआ जिसको कि हम फिजिकल रूप से, अर्थात स्पष्ट रूप से जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो सारे डिवाइस क्या कहलाते हैं, आपको हार्डवेयर कहलाते हैं। बाकी आगे और इसका एक्सप्लेन होगा। फिलहाल इतना समझिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर इज ए फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। तो इसके लिए जैसे में आप समझ सकते हैं कि मॉनिटर, सीपीयू, माउस, जॉयस्टिक, ये सारे और भी इसी प्रकार के बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो मीन्स इसके हार्डवेयर कहलाते हैं। अब इसमें चलते हैं कि हम लोग सॉफ्टवेयर को बाद में एक्सप्लेन करेंगे, सॉफ्टवेयर पर हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल हार्डवेयर के जितने पार्ट्स होते हैं उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो सेकंड में है आपका इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस आर द डिवाइस विच हेल्प द यूजर इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर्स। कहने का अर्थ है कि इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो यूजर्स को, मतलब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने का, कंप्यूटर के साथ जुड़ने में मदद करता है।
With the help of input device, the user enter the data और इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। अर्थात क्या हुआ इसका कि इनपुट डिवाइस की मदद से यूजर क्या करते हैं, डाटा और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में इंटर करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं। दिस इंफॉर्मेशन और डाटा इज एक्सेप्टेड बाय द इनपुट डिवाइस एंड कन्वर्टेड इनटू ए कंप्यूटर अकम्पेबल format which is further saved to the computer system for processing। जब हम किसी डाटा और इंफॉर्मेशन को इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डालते हैं तो कंप्यूटर उसको सेव कर लेता है, कंप्यूटर अपने अंदर उसको जमा कर लेता है और आगे इसको प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर प्रोसेस अपने आप को उस चीज को, डाटा या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए अपने आप में उसको सेव कर लेता है, जमा कर लेता है। अब इनपुट डिवाइस के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो दीज आर सम इनपुट डिवाइसेस, जिसमें कि आपको कई तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं। तो फर्स्ट में आपको ट्रैक बॉल, लाइट पेन, कीबोर्ड और माउस, इसी तरह के और भी कई डिवाइस होते हैं जो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इन डिवाइस को के माध्यम से हम लोग कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं। तो आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरह के पिक्चर दिख रहे होंगे जो इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट वी शैल नो अबाउट आउटपुट डिवाइस। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस आर द डिवाइस that are used to display the output of any task given to the computer in the human readable form। इसका अर्थ ये हुआ कि आउटपुट डिवाइस जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऑलरेडी कंप्यूटर में कनेक्टेड होता है और कंप्यूटर के द्वारा जो भी टास्क दिया जाता है उसको अपने आप पर डिस्प्ले करता है, अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है और उस फॉर्म में डिस्प्ले करता है ताकि यूजर उसको पढ़ सके। अर्थात यूजर के पढ़ने योग्य, पढ़ने लायक फॉर्मेट में उसको एक्सप्लेन करता है और ये कंप्यूटर के द्वारा दिया गया टास्क होता है आउटपुट डिवाइस को। दीज आर सम आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ कुछ आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण दिए गए हैं जिसको आप देख करके समझ सकते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है स्टोरेज डिवाइसेस। द स्टोरेज डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर स्टोर इंफॉर्मेशन एंड एनी डाटा लाइक्स पिक्चर, वीडियो, म्यूजिक etc। अर्थात स्टोरेज डिवाइसेस, हालांकि स्टोरेज डिवाइसेस के बहुत सारे फंक्शन हैं, इसके बहुत विस्तृत रूप हैं जो कि हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मोटे तौर पर समझिए कि कंप्यूटर में एक इंटरनल या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस भी होता है जो आपके इंफॉर्मेशन को या डाटा को वो स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसकी, जब भी यूजर को ज़रूरत पड़ता है तो उसका उपयोग वो स्टोरेज डिवाइसेस में जा कर के जहाँ वो स्टोर रहता है वहाँ से उसको निकाल करके यूज कर सकते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस का मुख्य काम है कि डाले गए डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेना, जमा कर लेना। तो दीज आर सम स्टोरेज डिवाइसेस। हार्ड डिस्क, रैम, CD, DVD आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नाउ वी शैल लर्न अबाउट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर। तो फर्स्ट में आता है CPU। CPU इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। तो CPU जिसका कि फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात CPU को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं जिसको शॉर्ट में CPU कहा जाता है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नाउन एज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, इसे कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द यूजर। यह जो है
सीपीयू ही है जो मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है, दायित्व सीपीयू का ही दायित्व है कि ये यूजर के द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन और डाटा को प्रोसेस करे, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग सिस्टम में लाए। प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंटर्ड डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो कहने का अर्थ क्या, अब सवाल है कि प्रोसेसिंग क्या होता है। बार बार प्रोसेसिंग का हम बार बार उपयोग करते हैं, सुनते हैं, बार बार इसका यूज भी करते हैं। तो प्रोसेसिंग मीन्स क्या होता है? तो प्रोसेसिंग मीन्स होता है कि आपके द्वारा या यूजर के द्वारा जो भी इंटर किया जाता है, जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन इंटर किया जाता है, उसको कन्वर्ट करना। कन्वर्टिंग सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग। तो इनको मतलब कि कन्वर्ट करके रीडेबल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया जाता है। आपने जो जिस तरह का डाटा डाला उसको पढ़ने लायक बना करके, मतलब कन्वर्ट करना मीन्स बदल देना, पढ़ने लायक या यूज के लायक बनाना ही प्रोसेसिंग सिस्टम कहलाता है। कहता है कि इट इज ऑलवेज कीप इट इन ए बॉक्स एज द सीपीयू बॉक्स। ये जो इन्फॉर्मेशन और डाटा होता है ना, ये एक बॉक्स में रखा जाता है, हमेशा एक बॉक्स में रखा जाता है, और वही बॉक्स आपका सीपीयू बॉक्स कहलाता है। देयर आर वायर्स कनेक्टिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू द सीपीयू बॉक्स। मतलब कि ये जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं सीपीयू के या सीपीयू के इंटरनल जितने पार्ट्स होते हैं वो वायर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से, और यूजर्स के द्वारा डाले गए इन्फॉर्मेशन और डाटा को ये हमेशा अपने में जमा रखते हैं, एक बॉक्स अर्थात बक्सा के रूप में जमा करते हैं। आगे आता है कि सीपीयू इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट। तो सीपीयू भी बने होते हैं 3 मुख्य पार्ट से, अर्थात सीपीयू के भी पार्ट्स हैं। सीपीयू पर्सनली ओनली 1 पार्ट नहीं है, ये भी कई प्रकार के अल्टरनेटिव पार्ट्स से बने होते हैं जो सीपीयू कहलाता है। इसके मेन पार्ट होते हैं। दिज पार्ट्स आर, फर्स्ट में आता एएलयू। एएलयू क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशंस इन ए कंप्यूटर। अर्थात ये जो सीपीयू है, सीपीयू को ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मेन काम होता है ना, तो वो सीपीयू के द्वारा होता है। और सीपीयू बना होता है कई 3 पार्ट से, जो कि तीनों पार्ट होते हैं एएलयू, सीयू, एमयू। तो एएलयू जो होता है, जिसको हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, तो इसका काम क्या है कि ये परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन सिस्टम को। अर्थात कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन सिस्टम होता है, कैलकुलेशन का जो वर्क होता है, वो एएलयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग अरिथमेटिक कंप्यूटेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अर्थात ये जो एएलयू होता है ना, ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन को करने में कैपेबल होते हैं। इसके अंतर्गत जोड़, घटा, गुना, भाग, इस तरह के कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। इट आल्सो कंडक्ट लॉजिक ऑपरेशंस सच एज फाइंडिंग ए ग्रेटर और लेसर नंबर एंड सो ऑन। अर्थात ये जोड़, घटा, गुना, भाग के अलावे बड़ी संख्या, छोटी संख्या को भी पहचानने में सक्षम होता है, और इस तरह के जो कैलकुलेशन होते हैं इसको भी करने में एएलयू सपोर्ट करता है। सेकेंड पार्ट आता है सीयू। सीयू क्या होता है? सेंट्रल यूनिट। द सेंट्रल यूनिट एक्ट्स एज ए सुपरवाइजर और मैनेजर। तो कहने का अर्थ क्या था? सीयू का काम है, ये जो सीयू है, इसका जो सीयू का जो एक्टिविटी है वो है मैनेजर या सुपरवाइजर के रूप में ये वर्क करता है। इंश्योरिंग दैट ऑल कंप्यूटर प्रोसेस आर कैरिड आउट करेक्टली। अर्थात ये सुपरवाइजर या मैनेजर के रूप में इस प्रकार से काम करता है कि ये देखता रहता है, हमेशा वॉच करते रहता है
कि कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेसिंग सिस्टम चल रहे हैं, क्या वो सही में करेक्टली काम कर रहा है या अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत है, अर्थात इसको देख रेख करने का काम सीयू करता है। इट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स, अर्थात सीयू ही है जो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है, संचालन करता है, संचालन करने का काम करता है। अब थर्ड आता है एमयू। एमयू क्या है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, द मेमोरी यूनिट होल्ड्स ऑल ऑफ द डाटा एंड इंफॉर्मेशंस दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। अर्थात ये एमयू का काम क्या है? मेमोरी यूनिट है ये मेमोरी यूनिट जो है सारे इन्फॉर्मेशन और डाटा को अपने पास तैयार रखते हैं और उसकी जब भी ज़रूरत होती है सीपीयू को वर्क करने के लिए, सीपीयू को प्रोसेस्ड करने के लिए जब भी ज़रूरत होती है तो उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को ये प्रोवाइड करता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन को ये मीन्स सीपीयू को देता है। ऑलरेडी सीपीयू में ही होता है तो ये उसको अपने आप में जमा रखता है और ज़रूरत के हिसाब से इन डाटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और वो तब जाकर के सीपीयू फाइनली प्रोसेसिंग सिस्टम कर पाता है। द डाटा एंड इंफॉर्मेशंस आर सब्सिक्वेंटली पास्ड टू द ALU एंड CU बाय द मेमोरी यूनिट। अर्थात क्या, ये जो है ना अपने पास जो डाटा होता है या इन्फॉर्मेशन होता है जो यूजर के द्वारा डाला जाता है तो वो MU में जा कर के स्टोर रहता है और MU जो है ज़रूरत के हिसाब से CPU को ALU और CU के द्वारा, जो कि मैंने पहले बताया ALU क्या है, CU क्या है, तो ALU और CU के द्वारा ये मेमोरी यूनिट जो है उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाता है, अर्थात CPU को प्रोसेसिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। अब इसके बाद आता है ये सारे जितने भी थे ये आपको हार्डवेयर के माने पार्ट्स थे। हार्डवेयर को आप समझने के लिए आपने समझ लिया कि हार्डवेयर के अंतर्गत मोटा मोटी यही सब है जो कि मूल रूप से कंप्यूटर को सपोर्ट करता है, कंप्यूटर में वर्क करता है। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है ना, सॉफ्टवेयर की का जो को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस दैट टेल्स द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है एक सेट होता है, अर्थात एक समूह, इन्फॉर्मेशन का एक ग्रुप होता है जो कि आगे और इसका डिटेल्स हम समझेंगे। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशंस का एक ग्रुप होता है, एक सेट होता है जो एक तरह से कंप्यूटर हार्डवेयर को परफॉर्म करने के लिए, अर्थात अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, चलाने के लिए एक तरह से टास्क देता है। ठीक है, जो जिस प्रकार का वो वर्क करता है उस तरह, चूँकि अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग तरह के वर्क करने के लिए हार्डवेयर को अलग अलग तरह के जो वर्क करने होते हैं, जैसे कि आप म्यूजिक चलाना चाहते हैं, वीडियो चलाना चाहते हैं या फिर लेटर राइटिंग करना चाहते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो ये सब के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हार्डवेयर अलग अलग वर्क कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉडी ऑफ टेलीविजन इज हार्डवेयर बट द प्रोग्राम यू वॉच्ड ऑन इट आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। ए कंप्यूटर नीड्स सॉफ्टवेयर टू वर्क, अनलाइक हार्डवेयर वी कैन नोट सी और टच सॉफ्टवेयर। तो कहने का अर्थ हो गया कि सॉफ्टवेयर जो है ना कंप्यूटर को वर्क करने के लिए ज़रूरी होता है, हालांकि हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं, मीन्स सिर्फ हम हार्डवेयर को छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर चलता तो है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलता तो है, लेकिन सॉफ्टवेयर सिर्फ हार्डवेयर को मॉनिटरिंग करता, हार्डवेयर को डायरेक्शन देता, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, वो अपने इन्फॉर्मेशंस के द्वारा कि आपको ये काम करना है, और ये सॉफ्टवेयर का काम है। इसलिए कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ए लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर आर वर्कड इन कंप्यूटर। तो कहने का अर्थ है बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ आपको मैं कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बताता हूँ जो आप
समझ सकते हैं कि ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि वर्ड पैड पेंट नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, MS वर्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, पेंट पावर नाम का सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर होता है। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर गिवन बिलो टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। These are following types of software and their works. MS Word is software used for creating text documents. Second में आता है MS Paint. MS Paint is a software used to draw and color beautiful pictures. Tux नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, Tux Paint is also used to create beautiful pictures. Scratch is used to develop interesting games. तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम वर्क करते हैं, जो कंप्यूटर में डायरेक्शन देते हैं हार्डवेयर को, और वहाँ आपका वर्क हो पाता है। नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के भी रूप होते हैं, सॉफ्टवेयर के भी प्रकार होते हैं। जैसे एक फर्स्ट में होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड में होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कैसा होता है, वो क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा होता है, वो क्या होता है, वो क्या करता है, तो आगे पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन built for a certain task is known as application software. It is greatly enhance the computer's utility. अर्थात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है एक इंस्ट्रक्शन देता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस built for a computer task, certain task is known as application सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ना, कि कंप्यूटर को रन करने के लिए, कंप्यूटर को किसी वर्क को काम करवाने के लिए यहाँ से गाइडलाइन प्रदान किया जाता है, गाइडलाइन किया जाता है, और तब फिर कंप्यूटर उस हिसाब से, जिस तरह का एप्लीकेशन होता है उस हिसाब से वो वर्क करने लगता है। फॉर एग्जांपल MS एक्सेल, वर्ड एप्लीकेशन, MS पावर पॉइंट, कोर, ड्रॉ, पेन आर फ्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द कंप्यूटर्स ओवर ऑल ऑपरेशंस। तो कहने का मतलब क्या ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है कि जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, जितने भी वर्क कंप्यूटर में चल रहे हैं, उसको डायरेक्ट करना, अर्थात निर्देश देना कि ये सही काम हो रहा है कि नहीं, सही वो वर्क चल रहा है कि नहीं। कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है तो क्या वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर सही से वर्क नहीं कर रहा है तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको डिस्टर्ब करता है, उसको रोक देता है, या उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने ही नहीं देता है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी भी कंप्यूटर में का जब भी कोई सॉफ्टवेयर ऐसा डालते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट नहीं करने का क्या मतलब है? सपोर्ट नहीं करने का मतलब है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करता है कि वो सॉफ्टवेयर चले। अर्थात सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। इट इज़ द कंप्यूटर्स कॉर्नस्टोन। ये कंप्यूटर का एक प्रकार से कॉर्नस्टोन है। You can think of it as your school's principal who observe and message all of the school's activities. तो कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये अगर बाय द वे आपके स्कूल का उदाहरण लिया जाए तो यह आपके स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है, जिसका काम होता है ओवरऑल सारे चीज़ों को अध्ययन करना, सारे एक्टिविटी को ध्यान में रखना और उससे रिलेटेड आपको मैसेज देना, है ना। आपके मीन्स किसी भी प्रकार के एक्टिविटी जो चल रहा है स्कूल में, उसको सही रूप से चलाने के लिए
कई प्रकार से ओवरसीज एंड मैसेज भी दिया जाता है, मैसेज का प्रसारण किया जाता है, मैसेज को ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है कि आपके स्कूल में ये एक्टिविटी नहीं हो रहा या यह एक्टिविटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सेम यही काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर रन करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर ऑन व्हेन टू एक्जीक्यूट विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। अर्थात इसका काम है एक कंप्यूटर को गाइडलाइन करना, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना कि कौन सा एप्लीकेशन यहाँ रन कर रहा है और वो सही प्रकार से रन कर रहा है कि नहीं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्सम्प्लीफाइड बाय विंडोज। एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो विंडो के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। विंडो को स्मूथली चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होता है और हर एक कंप्यूटर में होता है और होना भी चाहिए। टू रन द एप्लीकेशंस एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अर्थात किसी भी एप्लीकेशन को कंप्यूटर में चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, एकदम से ये आवश्यक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए हम एक ऐसा मान सकते हैं कि इमेजिन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए ट्रैफिक ऑफिसर फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। ट्रैफिक ऑफिसर इंस्ट्रक्ट्स ऑलमोस्ट automobiles and motorcyclists on when to move, in which direction to travel and what pace. Similarly, an operating system instructs a machine on when to launch which software program. तो आपने समझा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक आप एक ट्रैफिक पुलिस को अगर ध्यान में रख करके इसको समझना चाहें तो आपने देखा होगा सड़क पर ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं, ट्रैफिक ऑफिसर जो होते हैं, उनका काम होता है जितने भी वाहन हैं, मोटरसाइकिल हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इनको गाइडलाइन करता है कि आपको किस दिशा में जाना है, किस ओर जाना है, कितने स्पीड में चलना है, कैसे चलना है। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम वही है, वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि कौन से सॉफ्टवेयर को चलाना है या कौन से सॉफ्टवेयर को नहीं चलाना है। तो इस प्रकार से ये ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का जो सॉफ्टवेयर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब आते हैं कंप्यूटर मेमोरी के रूप में। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? इनसाइड ए कंप्यूटर देयर आर मेमोरी स्टोरेज प्लेसेस व्हेन डाटा इज केप्ट परमानेंटली और टेम्परेरीली while the computer works on the data to produce the desired output. This storage area is referred to as the computer's memory. Memory is an important component of a computer. It is similar to the human brain. तो वाजिब है कि कंप्यूटर को वर्क करने के लिए कंप्यूटर में आप जो भी काम करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे डाटा इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपके वर्क को सपोर्ट करता है। और ये करता कहाँ से है? तो उसमें कंप्यूटर मेमोरी होता है जो डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखता है। अब चूँकि हर वर्क के लिए, हर एक काम के लिए आप डाटा, उस तरह के डाटा हमेशा डालेंगे तो ये काम काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, काफ़ी मीन्स बोरिंग टाइप का वर्क होगा। इसलिए करके अब जब से मान के चलो हम पिक्चर बना रहे हैं, किसी कंप्यूटर में पिक्चर पर काम कर रहे, डाटा मीन्स पिक्चर को बना रहे हैं, काट रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसके कलर को चेंज कर रहे हैं, तो अब इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर डालना बार बार संभव नहीं है। तो इसलिए करके इसमें वैसे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पहले से होते हैं जो आपके वर्क को स्मूथली करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वर्क कंप्यूटर को मीन्स डायरेक्शन देते हैं। ये जो स्टोर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन या डाटा होते हैं, यही आपके हर एक वर्क को करने में कंप्यूटर को डायरेक्शन देता है या इंस्ट्रक्शन देता है या सपोर्ट करता है। तो वही वो होता कहाँ? कंप्यूटर मेमोरी में होता है।
अब आता है डाटा स्टोरेज। एक कंप्यूटर प्रोसेस इनपुट डाटा एंड स्टोर्स आउटपुट डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स और बिट्स विच आर 0 and 1. Electric circuit carry those bits which are stored on chips. These chips are फाउंड ऑन ए कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। ये यहाँ से आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, चूँकि जो कि आज समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बिट्स क्या है, बाइट्स क्या है, जीबी क्या है, एमबी क्या है। तो इसको हम लोग यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये जो डाटा स्टोरेज है, ये डाटा स्टोरेज क्या है, इसको कैसे स्टोर किया जाता है, ये कहाँ होता है। तो डाटा स्टोरेज के लिए एक कंप्यूटर प्रोसेसेस इनपुट डाटा एंड स्टोर्स आउटपुट डाटा, अर्थात कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग होता है, कंप्यूटर जो अपने आप को प्रोसेस करता है, कंप्यूटर जो चलता है, वो इनपुट डाटा के माध्यम से चलता है एंड स्टोर्स आउटपुट डाटा, और ये आउटपुट डाटा को स्टोर करता है। मीन्स बाहर से जो डाटा इसमें डाला जाता है वो उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। इस डाटा को बाइनरी डिजिट्स और बिट्स के रूप में अपने आप में जमा करता है, विच आर 0 to 1, जो कि 0 और 1 के रूप में इलेक्ट्रिक सर्किट कैरी दोज बिट्स, माने इलेक्ट्रिक सर्किट कैरी करता है, ले जाता है अपने पास बिट्स के रूप में। विच आर स्टोर्ड ऑन चिप्स, ये कहाँ जमा होता है, तो चिप्स में ये जमा होता है। दी चिप्स आर फाउंड ऑन ए कंप्यूटर्स मदरबोर्ड, ये चिप्स कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर पाया जाता है। आप कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर इस चिप्स को देख सकते हैं। अब सवाल उठता है ये बिट्स और बाइट्स क्या है। तो ए बिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर इन कंप्यूटर्स बिट्स एंड बाइट्स। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि ए बिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। तो हम लोग जैसे यूनिट मीन्स होता है इकाई। अब अगर आप कोई चीज़ तौलने नापने की बात करते हैं तो उसके लिए भी एक यूनिट होता है। अगर हम कपड़ा को मापने की बात करें, सड़क की लंबाई को मापने की बात करें, तो उसके लिए एक यूनिट होता है लेंथ के रूप में। यदि वज़न को मापने की बात करें, जैसे कि कोई वज़न है सब्जी, चावल, दाल, अदरवाइज और जो भी प्रोडक्ट हैं, उसको अगर हम मापने की बात करें तो उसके लिए केजी का उपयोग करते हैं। केजी इज़ द यूनिट ऑफ वेट। तो सेम यहाँ डाटा को मापने के लिए, डाटा को समझने के लिए एक यूनिट होता है जिसको कि हम बिट्स या बाइट कहते हैं। तो फिर ये बिट्स और बाइट होता कैसे समझेंगे इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड ए निबल। ध्यान से समझते जाइए, इसको कॉपी में नोट करते जाइए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड ए निबल, अर्थात 4 बिट का जो ग्रुप होता है उसको निबल कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट, अर्थात बिट, BIT, बिट, और बाइट माने BYT, बाइट। तो एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट, अर्थात 8 बिट का जो एक ग्रुप होता है वो एक बाइट कहलाता है। 1 KB, तो 1 KB मतलब 1 KB इक्वल टू किलो बाइट, 1 MB इक्वल टू मेगाबाइट, 1 GB इक्वल टू गीगाबाइट, 1 TB इक्वल टू टेराबाइट, 1 PB इक्वल टू पेटाबाइट। इफ़ यू नो द फिजिक्स, यदि आप फिजिक्स को जानते हैं या आपने कभी फिजिक्स पढ़ा है या आप फिजिक्स के विषय में जानकारी रखते हैं, तो आप ये टेरा, मेगा, जीगा, पेटा, ये सब क्या है आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए आप अलग से कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो कि आप आसानी से समझ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बिट का ही हम उपयोग करते हैं। ये जो सुनते हैं आपने, मेमोरी में GB होता है, TB होता है, तो ये सब जो होता है ना, उसी प्रकार से ये उसका वैल्यू है। कितना बिट बराबर 1 MB होता है,
कितना बिट या कितना बाइट के बराबर 1 GB होता है। तो ये डाटा को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप इसको समझाइएगा तो फिर आपको डाटा का कितना वैल्यू है, अर्थात ये डाटा 1 GB डाटा कितना हुआ, ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ मेमोरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी, दीज आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो प्राइमरी मेमोरी, द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज इट्स मेन मेमोरी, इट सेव्स डाटा ऑन ए टेम्पररी बेसिस। तो कहता है कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है, तो प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज इट्स मेन मेमोरी, ठीक है। अर्थात प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का मेन मेमोरी है। इट सेव्स डाटा ऑन ए टेम्परेरी बेसिस। ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है ना, किसी भी डाटा को टेम्परेरली सेव करता है, अर्थात ये परमानेंटली यूज सेव नहीं करता है। तत्काल आपके स्क्रीन पर जो वर्क चल रहा है उसको टेम्परेरली ये सेव कर लेता है। इट जस्ट सेव्स द डाटा दैट द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग ऑन। मैंने बताया था कि ये जो तत्काल आपके स्क्रीन पर या आपके कंप्यूटर में जो तत्काल वर्क हो रहा है, उस डाटा को ये सेव करता है। क्यों सेव करता है? तो इसके लिए आगे समझ में आएगा। द CPU हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू इट, अर्थात ये तत्काल सेव करके CPU के मेमोरी में भेजता है, जहाँ की CPU इसको डायरेक्ट करता है, इसको वर्क कर माने कि रन कराता है। इट एज ए लिमिट स्टोरेज कैपेसिटी। ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है इसका एक लिमिट मेमोरी कैपेसिटी होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होता है कि व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ द डाटा इज लॉस्ट। तो कुल मिलाकर के ये तत्काल के लिए, जब तक कंप्यूटर वर्क कर रहा है तभी तक ये सेव रखता है उस डाटा को, जो डाटा आप यूज कर रहे हैं, जो डाटा आप जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर पर रन करा रहे हैं उसको तत्काल सेव रखता है और ये पास करता है CPU को और CPU उस पर वर्क करता है। लेकिन जैसे ही किसी भी कारणवश आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो ये डाटा लॉस्ट हो जाता है, अर्थात ये स्टोर नहीं होता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिट होता है, तो ये लॉस्ट हो जाता है। अर्थात आप फिर से जो भी करेंगे कंप्यूटर ऑफ होने के बाद ये फिर से आप पुनः उस डाटा को फिर से डालेंगे या उस पर फिर से काम करना होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दीज आर रैम एंड रोम। तो रैम एंड रोम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। आजकल मोबाइल में भी रैम रोम की चर्चा लगातार की जाती है। तो ये रैम और रोम क्या है इसको आप समझेंगे। ये भी क्या है कि प्राइमरी मेमोरी के ही रूप हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स हैं। ये रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट्स मीन्स टाइप्स हैं। रैम क्या है? तो इट इज़ ए काइंड ऑफ मेमोरी विच इज यूजुअली फाउंड ऑन द मदरबोर्ड। ये जो रैम होता है ना, ये आपको मदरबोर्ड पर पाया जाता है। इट इज़ यूज टू कीप डाटा, प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम रिजल्ट। ये जमा रखता है डाटा को, प्रोग्राम को और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करके रखता है। इट इज़ ए राइट और रीड मेमोरी, अर्थात इसके आधार पर हम किसी डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट लिख सकते हैं। इट इज़ टेम्परेरली स्टोर डाटा, स्टोर्स डाटा। ये तत्काल के लिए डाटा को स्टोर करता है। रैम का काम है किसी डाटा को जो आपके कंप्यूटर में चल रहा है या आपने जो जिस पर वर्क कर रहे हैं वो कुछ देर के लिए इसको जमा रखता है। टेम्परेरली स्टोर्स डाटा। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ द डाटा इज इरेज्ड। जब आपके कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाते हैं तो आपका डाटा इरेज हो जाता है, अर्थात वो डाटा स्टोर नहीं होता, चलता रहता है। तभी नेक्स्ट पार्ट है रोम, ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन स्टोर डाटा परमानेंटली। अर्थात रोम जो है ना कंप्यूटर मेमोरी का ही एक पार्ट है, कंप्यूटर मेमोरी का ही
एक टाइप ऑफ मेमोरी है दैट कैन स्टोर डाटा परमानेंटली, जो कि डाटा को परमानेंट रूप से स्टोर करता है। दैट इज इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ डाटा कैन बी रीड फ्रॉम रोम। अर्थात अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए, जैसा कि रैम के साथ होता है कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं और अचानक कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, तो वैसे कंडीशन में आपके द्वारा जो डाटा उसमें डाला गया था या जो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा था जिस डाटा को, वो तत्काल ख़त्म हो जाता है, इरेज हो जाता है। बट रोम के साथ ऐसा नहीं। रोम एक परमानेंटली स्टोरेज मेमोरी है जो कि आपके डाटा को परमानेंट रूप से स्टोर कर लेता है, और आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तो भी ये डाटा इरेज्ड नहीं होता है। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो था प्राइमरी मेमोरी का पार्ट्स। अब सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी इज ए कंप्यूटर्स एक्सटर्नल मेमोरी। इट इज़ ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट कीप्स डाटा परमानेंटली। डाटा कैन बी सेव्ड इवन आफ्टर द कंप्यूटर हैज़ बीन टर्न्ड ऑफ। तो मतलब क्या ना कि ये एक्सटर्नल मेमोरी है। एक्सटर्नल मेमोरी के विषय में आप लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल मेमोरी कई प्रकार के होते हैं, जो कि अलग से हम मेमोरी यूज करते हैं, वो सारे एक्सटर्नल मेमोरी कहलाते हैं। और एक्सटर्नल मेमोरी में डाटा परमानेंटली रूप से सेव होता है, और इसमें कंप्यूटर के ऑफ होने से या ऑन रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तो भी आपके डाटा सेव्ड रहते हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी में। द CPU डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इट। तो कहने का अर्थ हो गया ना कि इससे जो है ना CPU, ये जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी के जो डाटा होते हैं इसको CPU डायरेक्ट रीड नहीं कर सकता है। इसको प्रोसेस किया जाता है। पहले हम इसको विंडो में लाते हैं, विंडो में लाने के बाद पुनः इसको प्रोसेस किया जाता है। डायरेक्टली CPU इस डाटा को रीड नहीं कर पाता है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ आपको कुछ सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिसको आप समझ सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो जैसे कि हार्ड डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी का एक रूप है। CD जिसको बोलते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसको कि DVD कहा जाता है। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे एक्सटर्नल मेमोरी हैं और ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है। मीन सिस्टम के द्वारा वीडियो ऑटोमेटिक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है, और अधिक से अधिक लोगों तक जब वीडियो पहुंचता है तो हम लोगों का उत्साह बढ़ता है। चूँकि लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है, आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। साथ में अगर लगे कि इस वीडियो को शेयर करना है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कई तरह के फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि यहाँ आपको कई प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आते रहते हैं, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।